गुड जय हिंद सर। मॉर्निंग। हेलो रितेश जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको देख के और ग्रेट, बढ़िया हो थैंक गया। यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू रितेश जी। तो ओवर टू यू सुशील जी एंड शिखा मैम। थैंक यू सर। सभी लीडर्स का यहाँ पर वेलकम है और सबसे पहले वेलकम है हमारे ऑनरेबल गेस्ट का, रितेश रंगारे सर। सर का इंट्रोडक्शन वैसे तो थोड़े से समय में कंप्लीट नहीं होगा, सर का प्रोफाइल बहुत लंबा है, बट हम लोग के लिए इतना जानना बहुत जरूरी है कि सर का एक्सपीरियंस जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में है वो बहुत ही अचीवेबल है, बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ जिसको कहा जाए। कुछ थोड़ा सा मैं सर का प्रोफाइल एनलाइटन करूंगी आप लोग के सामने कि सर की जो एजुकेशन है वो एनआईटी कालीकट केरला से है। और सर जो फाउंडर हैं और सीईओ स्टार्टअप स्पेस स्टेशन के हैं, डिजिटल एवेंजर्स के हैं, द बगीरा स्टोर के हैं, वेलकम फाउंडेशन के हैं, स्टार्टअप मेंटर हैं और स्पीकर भी हैं सर। बहुत सारे इवेंट सर ने होस्ट किए हैं, बहुत सारे जगह पे सर स्पेशल गेस्ट, ऑनरेबल चीफ गेस्ट के रूप में भी इनवाइटेड हैं। और बहुत सारी चीजें हैं जो सर की स्टोरी से रिलेटेड है। उन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सर के अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस भी बहुत सारे हैं, जिसमें आईपैक है, सर को अक्टूबर 2018 में मिला था। आई एम स्टार्टअप अवार्ड है, बेस्ट डेब्यूट नॉवेल अवार्ड है और स्टार्टअप फंडेड मेंटोर्ड बी के अकॉर्डिंग सर की जो भी अचीवमेंट है वो बहुत ज्यादा है। तो सब चीज को एक एक करके बताना बहुत मुश्किल होगा। ओवरऑल सर एक कंप्लीट पैकेज है हम लोगों के बीच में। तो सर बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अपना जो एक कीमती समय था वो हम लोगों के लिए निकाला और एटॉमी की जर्नी और अदर मार्केटिंग की जर्नी जो सर की है वो हम लोग सर से ही थोड़ा सा सुनेंगे, बिकॉज एटॉमी में सर एज अ सेल्स मास्टर हम लोगों के साथ हैं। तो रितेश सर, ओवर टू यू और प्लीज आप अपने बारे में थोड़ा बता करके फिर आप अपना सेशन जो है यूट्यूब पे वो कंटिन्यू करेंगे और उसके बाद सर हमारा जो क्वेश्चन होगा एक इंटरव्यू टाइप, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो मैं स्टार्ट करूं? यस सर, कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इनवाइटिंग मी। और शिखा जी से मेरी रेगुलर मेरे ख्याल से हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, बात होती है। और शिखा जी की तरह ही बाकी के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, नो मैटर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टीम से हैं, बट एज होल हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दैट इज एटमी, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। सो सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्राउड की बात है, बहुत ज्यादा गर्व की बात है कि हम सभी लोग एक जगह पे आए हुए हैं। और ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा प्राउड की बात है कि मैं इस सेशन को जो है आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। राइट, तो थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल इनवाइटिंग मी। और मेरे बारे में आपने काफी चीजें जो है वो बता ही दी हैं। मैं शॉर्ट में एक अगर अपने आप को इंट्रोड्यूस करूं तो मैं एक सीरियल एंटरप्रेन्योर रहा हूँ लास्ट 15 ईयर से। करीब 2005 से मैं बिजनेसेस में रहा हूँ, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ वेंचर्स किए हैं, वेंचर कैपिटल फंड रेज किया हुआ है, स्टार्टअप्स में, स्टार्टअप इंडस्ट्री कोर इंडस्ट्री रही है यहाँ पे। जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ भोपाल से, यहाँ पे हम लोगों ने एक कल्चर का जो है स्टार्ट किया था स्टार्टअप्स का। और इसलिए ये जो आज का टॉपिक भी था वो टॉपिक मैंने इसके क्लोज रखा था। ये टॉपिक मैं यूट्यूब पे एक समय पे कंडक्ट करना चाहता था, बट जैसे ही आपका कॉल आया, आपका मैसेज आया, तो मुझे लगा कि ये सेशन जो है आप लोगों को डिलीवर करना चाहिए, और इसी के लिए मैंने इस पर्टिकुलर सेशन की तैयारी की है। राइट, सो मैं आज का टॉपिक, आप में से कितने लोग हैं जो थोड़ा बहुत समझ पाए हैं कि हम लोग थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाते हैं इस सेशन को, तो थोड़ा मजा आएगा, बात करने में भी मजा आएगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी लगेगा कि आपको भी चीजें जो है मैं समझा पा रहा हूँ अपने नजरिए से। राइट, तो स्टार्टअप शब्द के बारे में कितने लोग समझते हैं? और आज का टॉपिक जो है स्टार्टअप एमएलएम वर्सेस स्टेबल एमएलएम की जो हम लोग बात कर रहे हैं, या स्टार्टअप नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस स्टेबल नेटवर्क मार्केटिंग। तो क्या है ये, मतलब ये टॉपिक ही क्या है, ये अगर कोई मुझे एक अपने हिसाब से आप इलेबोरेट करके बताएं तो फिर मैं उसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डालना पसंद करूंगा। कोई भी आप में से बताना चाहे तो। सर मेरा थोड़ा सा रहेगा, अगर क्योंकि मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है टॉमी, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, तो मैं ओके, ज्यादा तो नहीं, बट अकॉर्डिंग टू टर्मिनोलॉजी अगर मैं देखूँ तो स्टार्टअप का मतलब है किसी चीज का इनिशिएटिव, इनिशियल किसी चीज का जो बिगिनिंग जिसे हम कहते हैं। और स्टेबल का मतलब है कि जो ऑलरेडी रनिंग है, चाहे वो कितने भी साल से हो, एस्टैब्लिश जिसे हम कहेंगे, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, ओके, राइट। सो अगर आप ये शब्द के बारे में, इसके पहले अगर आपने, मेरे ख्याल से फ्लिपकार्ट एक ऐसी पहली कंपनी है जो इंडिया में स्टार्टअप के तौर पे बहुत जल्दी से फेमस हुई। जैसे हम लोग बोलेंगे कि
ये क्या है, ये बिजनेस का एक नया रेवोल्यूशन है। मतलब बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस से हटके अब ऐसा हो गया था कि कोर टेक लोगों के हाथ में चला गया था, राइट। कोर टेक लोगों के हाथ में चला गया था, इसका मतलब ऐसा हो गया था कि कुछ टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड लोग जो हैं इस इंडस्ट्री को ड्राइव करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। जैसे आप समझ सकते हो कि सिंगिंग जो गायकी है, गायकी में एक रिवॉल्यूशन आया, ठीक है। रैपिंग स्टार्ट हो गई इस इंडस्ट्री में, डांसिंग में एक रिवॉल्यूशन आया, लोग कथक के साथ में, कथक वगैरह भी ये जो भी ओल्ड फॉर्म थे उसके बाद में हम लोग उसको कंटिन्यूसली अपडेट करते रहे और अब देख सकते हैं आप हिप हॉप से लेके बहुत सारे डांस फॉर्म जो है वो आ चुके हैं। तो को भी आप इसी तरीके से ले सकते हैं कि बिजनेस ही है लेकिन फास्ट तरीके से करने का एक बिजनेस है। बेसिकली स्टार्टअप में सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो होती है इनोवेशन की, वो होती है टेक्नोलॉजी की, वो होती है क्रिएटिविटी की, वो होती है यूनिकनेस की, ठीक है। अब मैक्सिमम अगर आपने स्टार्टअप की जर्नी जब दुनिया में भी स्टार्ट हुई थी तो ऐसा हुआ था कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट लोग अपने अपने आइडियाज के साथ में उन्होंने स्टार्ट किया था। लेट्स से आपने जोमेटो का नाम सुना होगा, एक कंपनी है जो घर पे बैठे हुए आपको फूड डिलीवर करती है। जूम, ये एक जिस मीडियम से हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, ये एक स्टार्टअप है। फेसबुक, ये एक स्टार्टअप है, राइट। इसके बाद में गूगल एक स्टार्टअप है। तो बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ना दायरे ब्रेक कर दिए। दायरे ब्रेक कर दिए का मतलब ऐसा था कि पहले बिजनेस का मतलब एक पिन कोड से लिमिटेड बिजनेस होता था। एक पिन कोड में ही अगर आपने अपनी दुकान लगाई है, अगर आपने अपनी कोई भी छोटा सा आपने कोई ऐसा सेटअप डाला हुआ है, लोग उसको बिजनेस बोलते थे, ठीक है। टेक्नोलॉजी ने ये सारे दायरे खत्म कर दिए और लोगों ने अपने बिजनेस को रैपिडली स्केल करना स्टार्ट कर दिया। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई इंडस्ट्री के एवोल्यूशन से आती है और उसके साथ में एक अपॉर्चुनिटी भी आती है तो उसके साथ में एक प्रॉब्लम भी आती है। इसके साथ में अपॉर्चुनिटी ये आ गई कि बहुत सारे लोगों को रिकॉग्नाइज किए जाने लगा अलग अलग स्टार्टअप के तौर पे। 3 साल में करोड़ों की कंपनी, 100 करोड़ की कंपनी, 1000 करोड़ की कंपनी, इस तरीके के जो है वैल्यूएशन लोग टच करने लगे। अगर आपने ओयो का नाम सुना होगा तो एक ये है एक स्टार्टअप की एक बोलना चाहिए, हाँ, होटल्स को कनेक्ट करती हुई एक सीरीज है। इन्होंने ताज का वैल्यूएशन क्रॉस कर दिया था कुछ टाइम पहले। ताज मतलब वर्ल्ड के सबसे ज्यादा रिनोन्ड बोलना चाहिए कि जो होटल की सीरीज है उसमें से एक है और उनका वैल्यूएशन भी क्रॉस कर दिया था। एक 22-23 साल के लड़के ने, उनका नाम था रितेश के नाम से कुछ नाम था उनका कंप्लीट। तो बहुत सारे ऐसे बैक टू बैक चीजें आई हैं और अब ये स्टार्टअप जो हैं वो पूरी इंडस्ट्री ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अब आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक तरफ है स्टार्टअप के एमएलएम, मतलब स्टार्टअप के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। अब स्टार्टअप जनरली ये भी होता है कि किसी व्यक्ति ने स्टार्ट किया और 2-3 साल के अंदर में वो कंपनी को स्टेबल नहीं कर पाया या स्टैब्लिश नहीं कर पाया और ये कंपनी की जो एज है वो 5 साल के अंदर में अगर आ रही है तो वो काफी हद तक स्टार्टअप कहलाता है, ठीक है। और भी बहुत सारी डेफिनेशन है, गवर्नमेंट के हिसाब से अलग है, प्राइवेट इंक्यूबेटर्स के हिसाब से अलग है, हर किसी के हिसाब से अलग है। अब जिस दिन से ये टर्म आई मार्केट में, उस दिन के बाद से कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम भी आना स्टार्ट हो गई। लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग में एक शब्द में कभी भी अंतर समझ ही नहीं पाया, वो था स्टार्टअप एमएलएम में और स्टेबल एमएलएम में। स्टेबल एमएलएम या स्टेबल डायरेक्ट सेलिंग या स्टेबल नेटवर्क मार्केटिंग मतलब क्या हो गया, एटमी या फिर एटमी की जैसी ऐसी कंपनीज जो वर्ल्ड के टॉप 10 में है, टॉप 20 में है, टॉप 50 के अंदर में अपनी पोजीशन बनाए। और जब टॉप 10 टॉप 20 की बात करता हूं तो मैं बात करता हूं कि ऑफिशियल सोर्सेज की बात है, जैसे WFDSA की बात हो गई या DSN की बात हो गई। इस तरीके की कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल बॉडी के तहत काम नहीं करती है, ये लोग एक ग्लोबल रिपोर्ट जारी करते हैं और उसके हिसाब से जो है वो कंपनीज को रैंकिंग वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। अब जनरली जब ये स्टार्टअप वर्ल्ड शुरू हुआ तो अब आप समझिएगा, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं कि अब ऐसा हो गया कि एक नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्टअप एक इतनी कॉमन चीज हो गई। नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्टअप मतलब वो व्यक्ति नहीं जो नेटवर्क मार्केटिंग में एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहा है, वो व्यक्ति जो नेटवर्क मार्केटिंग की खुद की कंपनी स्टार्ट कर रहा है। तो लोगों ने क्या कर दिया, लोगों को पता चल गया कि अरे यार, मैंने ना पिछली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में बहुत तेजी से तरक्की कर ली, करोड़ों रुपए बना लिया, तो मैं क्या खुद की कंपनी रन कर सकता हूँ। ये माइंडसेट ने नेटवर्क मार्केटिंग की पूरी इंडस्ट्री में पॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और ये आप देख सकते हो कि जो अभी रिसेंटली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हर दिन मार्केट में आती हैं और दूसरे तीसरे साल में या 1-2 साल के अंदर में या कुछ महीनों के अंदर में बंद हो जाती है।
लोग इनको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हैं कि इसमें से स्टार्टअप एमएलएम कौन सा और स्टेबल एमएलएम कौन सा है। और ये अवेयरनेस स्प्रेड करना अब हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। इसलिए नॉलेज का यहाँ पे बहुत मेजर रोल है। अगर हम लोगों को नहीं समझा पाएंगे ये कि आप जनरली, जैसे अभी आपने देखा होगा क्रिप्टोज का मार्केट बढ़ना स्टार्ट हो गया है, या फिर बोलना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो क्विक मनी मेकिंग की स्कीम्स लेके आ जाती हैं, इन कंपनीज का मार्केट बढ़ना स्टार्ट हो गया है। लेकिन लोगों ने पहले इसको एज अ पर्सनल इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया था। मतलब अगर लेट्स से रितेश रंगारे के तौर पे मैं अगर कोई करेंसी में इन्वेस्ट करता हूं तो ये कंप्लीटली मेरी रिस्क है, कंप्लीटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंप्लीटली मेरे ऊपर लाइबिलिटी आएगी, मैं उसमें जीतता हूं या हारता हूं। तो ये एक तरीके से ब्लाइंड जुआ है, राइट। लेकिन कुछ लोगों ने जो गलत दिमाग लगाया, गलत दिमाग लगाने के बाद में इसको एमएलएम से कनेक्ट कर दिया। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने डिफरेंट मॉडल इंट्रोड्यूस कर दिए, ठीक है। अब सबसे बेसिक प्रॉब्लम क्या है पूरी स्टार्टअप इंडस्ट्री में? सबसे बेसिक प्रॉब्लम है कि आप जब स्टार्टअप डाल रहे हैं, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग का स्टार्टअप हो या फूड चेन का स्टार्टअप हो या आप कोई शॉपिंग मॉल का स्टार्टअप डाल रहे हैं, दुनिया में कोई भी स्टार्टअप डाल रहे हैं, सबसे प्राइमरी बेसिक चीज है आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि उस इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। जैसे एक उदाहरण के लिए ओला का नाम अगर आपने सुना होगा, ओला उबर हम लोग यूज करते हैं, रेगुलर कनेक्टेड रहते हैं, हर सिटी में जो है जनरली यूज। राइडिंग फिजिबिलिटी। हाँ, तो ये क्या है? ये बेसिकली एक टैक्सी का उन्होंने एक सोल्यूशन निकाल के रख दिया है, जिससे आप ये कर सकते हैं कि अगर आप उस पर्टिकुलर जगह पे मौजूद नहीं हैं, आप सिर्फ एप्लीकेशन से वो बुक कीजिए और आपके इर्द गिर्द जहां पे भी वो टैक्सी होगी तो आपको खुद पिक करके आपके डेस्टिनेशन पे लेके चली जाएगी। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। पहले जो लोग बिलिंग वगैरह देते थे, आपको एक ड्राइवर से जो है नेगोशिएट करना पड़ता था, बैठ के बात करनी पड़ती थी कि सर इतने में, भाई इतने में कर दो, ये कर दो, वो कर दो। और वो लोग बहुत ज्यादा रिजिड होते थे, उनसे नेगोशिएशन करना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता था। ओला उबर ने ये पूरा का पूरा सरदर्द हटा दिया, ठीक है। आपको टैक्सियां मिलती नहीं थी, ओला नहीं, गाड़ियां नहीं मिलती थी, कुछ भी सारी चीजें नहीं मिलती थी। अब एक क्लिक पे दूर है आप, बहुत आसानी से ये सारी चीजें जो है वो मिलना स्टार्ट हो गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉब्लम समझा, ठीक है। जो उबर के फाउंडर हैं, उन्होंने उबर तब स्टार्ट किया था जब उन्होंने बोला था कि मैं एक जगह पे रात में फंस गया था और वहां पे मेरे को टैक्सी का रिक्वायरमेंट पड़ रहा था और मैं किसी भी तरीके से जो है वो टैक्सी ढूंढ नहीं पा रहा था क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, ओके। उसके कारण से उबर जन्म हुआ। फ्लिपकार्ट का जन्म कैसे हुआ? सिमिलर प्रॉब्लम कि लोगों को लगा कि यार हर चीज के लिए आपको शॉपिंग मॉल पे जाने की क्या जरूरत है। लोगों के पास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में समय नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक ही जगह से जो है वो सारी शॉपिंग करना चाहते हैं। तो उनके लिए सोल्यूशन क्या हो सकता है? तो ऑनलाइन शॉपिंग मॉल जैसी चीज इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है। खाने जो फूडीज होते हैं, जो बहुत ज्यादा खाना पसंद करते हैं डिफरेंट प्रकार का, तो उनके केसेस में क्या हुआ, इस प्रकार का उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है ओपन कर दिया जोमेटो की, भाई मेरे को खाने का शौक है और मैं घर से समय जो है निकाल नहीं पाता, होटल की लाइन में नहीं रख सकता, रेस्टोरेंट की लाइन में नहीं रख सकता। उन्होंने जो है ये पर्टिकुलर चीजें एक स्टार्ट कर दी जोमेटो के नाम से। तो ये सब क्या हुआ, सभी स्टार्टअप ने आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम क्या है। अब मेजर प्रॉब्लम समझिए डायरेक्ट सेलिंग के स्टार्टअप में, जो आया गया डिस्ट्रीब्यूटर जो खुद ओनर बन जाता है कंपनी का। मैं बाकी ऐसी कंपनीज की बात कर रहा हूं जो हर दिन पैदा होती हैं और हर दिन खत्म होती है उन कंपनीज की। जैसे हमारे एमडी सर ने भी एक रिकॉर्ड शेयर किया था, उन्होंने बताया था कि पिछले 6 महीने के अंदर में शायद से कुछ 400-450 के आसपास कंपनियां आई हुई थी। उसमें से बहुत सारी कंपनियां जो है वो शट डाउन भी हो गई। उसमें से नंबर ऑफ कंपनीज जो है वो काम नहीं कर पा रही हैं ड्यू टू अलग अलग रीजन, जो है उन्होंने रीजन बताए हुए थे। तो ये सारे जब लोग बिजनेस में आते हैं तो ये कभी जिंदगी में समय ही नहीं देते हैं कि वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। उनका कोर फोकस क्या रहता है कि बिजनेस करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग बड़ा आसान तरीके से पैसे कमाने वाला बिजनेस है, चाहे वो एक कंपनी के तौर पे हो, चाहे हम डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे हो। तो लोगों को समझ में आ जाता है कि मैंने लेट्स से मैं कर करके बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया, मैं पहुंच गया 50 लाख रुपए महीने के चेक पे आसपास। तो मेरे को समझ में आ जाता है कि अरे यार, अगर मैं यहाँ से 50 लाख रुपए मैं ना सिर्फ मैं एक पैसिव इनकम के रूप में बना सकता हूँ, तो क्यों ना मैं खुद की कंपनी सेट कर लूँ। और खुद की कंपनी सेट कर लूँ तो ऐसा हो जाएगा कि मेरा मार्जिन जो है वो मार्जिन मैं बढ़ा दूंगा। और इस चक्कर में एक डिस्ट्रीब्यूटर अपने आप को मैनेजमेंट समझने लगता है, वो प्रॉब्लम जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। और ये बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। आप हर आए गए दिन में कुछ ना कुछ ऐसी कंपनी देखते हैं। ये लोग जिंदगी में रिसर्च नहीं करते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉब्लम क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉब्लम है एथिक्स। नेटवर्क मार्केटिंग में एथिक्स फॉलो नहीं किया जाता। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रॉब्लम है वेल बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं कंपनी के बीच में, प्लस
जो है डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में एक बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। लोग मॉडल किस तरीके से बनाते हैं, मैंने एक कंपनी फॉर्म की, आपको मैं 2-3 वेबसाइट बता दूंगा। फाइवर एक वेबसाइट है, आप एक फ्रीलांसिंग के नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ पे आप जाइए, आपको फ्रीलांसर मिल जाएंगे, जिनको बोल दीजिए कि मेरे को MLM का एक बहुत शानदार मॉडल बना के दे दीजिए। ओके, मतलब ऐसा शानदार मॉडल बना दीजिए जो कि इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता हो। वो लोग अपने एल्गोरिदम्स लगा के, वो अपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के ऐसा मॉडल बना देंगे, इतना अट्रैक्टिव बना देंगे उस चीज को कि वो लगेगा कि अरे यार ये तो जीनी है, मतलब इसमें आप बस इसको घिसना बस और पैसा जो है ऑटोमेटिकली निकलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इनकी सर्विसेज आपको 10,000, 20,000, 50,000 रुपए जो जिस लेवल का पर्टिकुलर फ्रीलांसर है उससे आप उठा सकते हो। इसमें मतलब कुल मिला के आपको अपना दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं बिजनेस मॉडल बनाने के लिए। ठीक है, अब लोग इस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। कभी वो लोग फोकस नहीं करते हैं कि प्रोडक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। जैसे हमारे कंपनी में हेंगल पार्क सर ने जब स्टार्ट किया हुआ था तो उन्होंने हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की रिसर्च को इतना समय दिया था। उन्होंने अभी लास्ट हमारा जब शायद से वन डे सेमिनार या सक्सेस सेमिनार में एक वीडियो हुआ था, उन्होंने बताया था कि टूथपेस्ट की रिसर्च करने के लिए उन्होंने पर्सनली हजारों टूथपेस्ट या बहुत सारे सैकड़ों टूथपेस्ट जो है वो टेस्ट किए। ठीक है, ब्रशिंग इतनी की इनफैक्ट जो टूथब्रश है उसको भी जो है प्रॉपर तरीके से चेक किया और इतना चेक किया कि उनकी मसूड़े जो है वो उसमें स्वेलिंग आ गई थी। राइट, तो एक फाउंडर इतना पैशनेट होता है इन चीजों को समझने के लिए कि भाई मेरे को प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करनी है, और नेटवर्क मार्केटिंग की प्रॉब्लम लिस्ट आउट करेगा। वो प्रॉब्लम में देखेगा कि रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट नहीं है, वो प्रॉब्लम में देखेगा कि वेल डिस्ट्रीब्यूशन प्लान नहीं है, वो प्रॉब्लम में देखेगा कि कंपनसेशन प्लान जो है ना उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि बहुत डेप्थ में जाने के बाद में बहुत ज्यादा पैसा बट रहा है तो कंपनी कोलैप्स हो जाएगी, बहुत कम पैसा बट रहा है तो ऐसा हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर कुछ नहीं होगा। फिर वो देखेगा कि यार सेल्स और मार्केटिंग और जो मैक्सिमम ये बनाए जाते हैं, प्लान बनाए जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, या कंपनसेशन प्लान ही ऐसे बनाए जाते हैं जिन्हें एक सेल्समैन, जिन्हें एक मोटिवेशनल स्पीकर, जिन्हें एक मार्केटिंग प्लान एक्सपर्ट जो होता है, मार्केटिंग जो बहुत अच्छे से कर सकता है, इस प्रकार के लोग तेजी से बढ़ाएं। क्योंकि कंपनी का मेन फोकस क्या होता है, उसका मेन फोकस होता है रेवेन्यू जनरेट करना, सेल्स जनरेट करना। ठीक है, कंपनी पहले दिन से अगर फाउंडेशन और इन सब चीजों के बारे में या बेसिक फाउंडिंग प्रिंसिपल्स के बारे में या कंपनी मोटो के बारे में बात करने लगेगी तो बहुत कम लोग होंगे जो कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन इस चीज का जिम्मा 2009 में मिस्टर हेंगल पार्क सर ने लिया था, और आप तब से अब तक देख के आ रहे हो कि जो लेवल ऑफ एजुकेशन उन्होंने बेंचमार्क जो सेट किया हुआ है ये नियर टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि मैंने लगभग सभी प्रकार के डायरेक्ट सेलर्स के जो कंपनी के फाउंडर्स हैं उनको मैंने सुना हुआ है, उनकी बातों में मुझे लीडरशिप डेफिनेटली दिखाई देती है उनकी बातों में, लेकिन मुझे विजन दिखाई नहीं देता उनकी बातों में। मुझे ये दिखाई नहीं देता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग या पूरी की पूरी इंडस्ट्री में जो है वो मेजर चेंज लेके आना चाहते हैं। राइट, तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम है, और हमको क्या होगा, अब हम लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि जब हम एटमी को रिप्रेजेंट करें तो हम लोग एक्सप्लेन कर पाए कि सर क्यों एटमी दुनिया की सारी स्टार्टअप MLM कंपनी से बिल्कुल डिफरेंट है, क्यों एटमी बिल्कुल भी उन जैसी नहीं है। कभी ये लोग रिसर्च में इतना ज्यादा समय नहीं देते। बहुत सारे लोगों को शायद से पता नहीं होगा, मैं एक बात बता दूं, कोरिया वर्ल्ड में एक दैनिक भास्कर का भी सर्वे हुआ था, इसकी रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग भी कोरिया जो है वर्ल्ड में सबसे रिसर्च पे पैसे लगाने वाली एक कंट्री है, और कोरिया वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे आने वाली जो एक कंट्री है जो पर्टिकुलर जो मतलब रिसर्च बेस्ड रहती है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितने समय में हमारे यहाँ के स्टार्टअप ना आए गए दिन पे प्रोडक्ट रिलीज कर देते हैं, उतने समय में कोरिया का रिसर्च कंप्लीट भी नहीं होता है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग जैसे एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि अगर एक पेड़ को काटना है तो आप उसकी धार देने में ज्यादा समय वेस्ट कर रहे हो या उस पेड़ को डायरेक्टली काटने में ज्यादा समय वेस्ट कर रहे हो। तो लोग अक्सर क्या करते हैं, डायरेक्टली पेड़ पे जो है कुल्हाड़ी मारते अपना समय जो है वो वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एटमी इस तरीके से काम नहीं करता है। एटमी ने फोकस किया कि भाई अगर हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स की बात की जाए या हमारे बाकी के प्रोडक्ट्स की बात की जाए, 8-8 साल का रिसर्च है। कौन सी ऐसी कंपनी है जिन्होंने 8 इयर्स के बाद में रिसर्च करने के बाद में कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किया होगा? बताइए मुझे, वर्ल्ड में एक कंपनी भी बताइए। आप बोलेंगे हजारों कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चल रही है, मैं बोलूंगा एक कंपनी भी बताइए जिसने इस पैटर्न के हिसाब से काम किया। ठीक है, और यही कारण है कि जो समझदार है, जो मैच्योर व्यक्ति है, जिसको बिजनेस की समझ है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत समय दे चुका है और अब उसको समझ में आ रहा है कि मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए,
मेरे को क्विक मनी नहीं चाहिए, वो तो पता है कि पैसे कमाने के हजारों जरिए हैं, वो तो फिर आप ऐसा है कि जुआ भी खेल लोगे तो भी आप पैसा बना लोगे, तो उसके लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आने का कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या डायरेक्ट सेलिंग करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग करने के एक डिफरेंट एजेंडा है, ठीक है। तो ये ऐसी बहुत सारी माइन्यूट प्रॉब्लम है जो एक आम व्यक्ति को समझती नहीं है, और हमारी जिम्मेदारी क्या है, हम उन्हें कितने आसान तरीके से ये बातें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आप एक्सप्लेन करो कि क्या जो भी स्टार्टअप कंपनी में कोई व्यक्ति जो बता रहा है कि सर ये तो हमसे बेटर पैसा दे रही है, सर इसके प्रोडक्ट तो हमसे सस्ते हैं, सर इसके तो ये फलाना चीजें जो है हमसे बेहतर है, उनसे पूछिए कि उस कंपनी की बैकिंग क्या है। लेट से इंडिया की कोई एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कल चल के इसरो के साथ में अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देती है डायरेक्ट सेलिंग का, या यूएसए की कोई ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन नासा के साथ में मिलकर एक पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग का जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देती है, तो क्या लोगों का ट्रस्ट नहीं बैठेगा? इसलिए एटमी पहले दिन पे जब स्टार्ट करी थी तो भी वो स्टार्टअप कंपनी नहीं थी, क्योंकि बैकएंड में केरियन कोलमार जैसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है लीड कर रही थी। तो पहले दिन पे ही एटमी का प्लेटफॉर्म कितना पुराना था, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो वैसा का वैसा ही था, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो 160 साल पुराना था, क्योंकि 60 साल का केरी का बैकग्राउंड एंड 100 ईयर्स का कोलमार का बैकग्राउंड, तो ये मिला के तो आपने इसरो और कोई और ऐसी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है लेट्स से इंडिया की जानी मानी है, जिसपे पूरे मैन्युफैक्चरर्स का भरोसा है, जिसपे सारे सप्लायर्स का भरोसा है, कोई एक बड़ा ब्रांड उसके साथ में टाई अप कर लेता है और वो स्टार्ट करता है, तो उस कंपनी को ब्रांड बनने के लिए क्या समय लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। पहले दिन से जब लोग भरोसा जीतने की यहाँ पे कोशिश करते हैं, तो भरोसा लोग कैसे जीत रहे हैं? पैसा दिखा के। रिसेंटली मैंने अपनी टीम के साथ में एक इंसिडेंट शेयर किया था। मुझे यहाँ पे भोपाल के कोर्टयार्ड होटल है, बहुत फेमस होटल है, यहाँ पे बुलाया गया था। एक कोई बहुत कंपनी बड़ी लॉन्च हो रही थी, उसका बहुत बड़ा सेटअप उन्होंने किया और बुलाया, रूम पे बहुत दिखाने का काम किया, 1000 करोड़ की प्रोफाइल, 10,000 करोड़ की प्रोफाइल। मैंने कुछ सर्टेन क्वेश्चन पूछे उनसे, मैंने कुछ ज्यादा बहस नहीं किया, और मैं सुनना इसलिए चाहता था कि मैं समझना चाहता था कि इनका माइंडसेट क्या है कि ये लोग इतने धड़ल्ले से ये काम कर भी लेते हैं और इनको डर नहीं लगता है। मैंने समझने की कोशिश किया और समझ में आया कि उनकी कोई बैकिंग नहीं है, उनका कोई कैलकुलेशन नहीं है, उनको ये नहीं पता है कि वो जो कंपनी का मॉडल उन्होंने या स्ट्रक्चर या फाइनेंशियल जो भी बनाया हुआ है कंपनसेशन प्लान, वो 1 साल में कोलैप्स कर जाएगा। ना गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो हो रही है, स्टेकिंग कर रहे हैं, पैसे की स्टेकिंग कर रहे हैं, पैसे की स्टेकिंग डायरेक्ट सेलिंग में अलाउड ही नहीं है, उसके बावजूद भी वो काम कर रहे हैं, ठीक है। और अपने हिसाब से कोई भी एक पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट निकाल के वो मार्केट के जो जनरल लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, उनको भेज देते हैं, उनको बताने लगते हैं कि इस तरीके से जो है हम लोग फॉलो कर रहे हैं, कोई लीगल गाइडलाइंस नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो चीजें काम कर रही है। अब एक पॉइंट मैं आपको और बताना चाहूंगा, ये हो गया, हमने बात किया कि नॉर्मल स्टार्टअप वर्सेस स्टार्टअप, स्टेबल स्टार्टअप में डिफरेंस, राइट। एक है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर स्केलिंग। मैंने आपको बताया कि स्टार्टअप इंडस्ट्री में रिवॉल्यूशन कैसे आया, स्टार्टअप इंडस्ट्री में मेजर रिवॉल्यूशन आया टेक्नोलॉजी की बदौलत, और मैं पहले दिन से इतना फोकस्ड हूं, मेरा पर्टिकुलर रीजन इस कंपनी में आने का यही है कि मैं बैठे बिठाए यहां से अपना बिजनेस ग्लोबल मार्केट में स्केल कर सकता हूं। बाकी की डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक पिन कोड से निकलना ही उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ऑटोमेशन पे काम ही नहीं किया है। ऑटोमेशन का मतलब जब कंपनी नहीं रहेगी तो टेक्नोलॉजी वो कंपनी को रन करना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग पैसिव इनकम की बात करते हैं, अगर हम लोग इस चीजों की बात करते हैं, तो पैसिव इनकम के लिए कंपनी का भी तो ऑटोमेट होना जरूरी है। कंपनी ही अगर बहुत ज्यादा फिजिकल डिपेंडेंसी पे बनी रहेगी तो किस तरीके से जो पूरा का पूरा सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, राइट। सो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कोई नहीं करता। आप इंडिया की टॉप 1 कंपनी का पिछला 10 साल का बैकग्राउंड देख लीजिए, आज तक कोई ग्रोथ नहीं है, कोई ग्रोथ नहीं है। ये छोटा सा इनोवेशन है, छोटा सा आइडिया है, जैसा आइडिया फेसबुक ने लगाया, जैसा आइडिया जोमेटो ने लगाया, जैसा आइडिया जूम ने लगाया, जैसा आइडिया बाकी के जो मैंने आपको ओयो और बहुत सारे इनके बात बताइए, यही आइडिया लगाना है आपको, यही इनोवेशन ट्राई करना है। जैसे हमारे केस में क्या हुआ, हमारे केस में हुआ एटमी का पर्सनल प्लेटफॉर्म, दिस इज कॉल्ड इनोवेशन, ठीक है। इससे होगा क्या, हो सकता है हम में से 99% लोगों को ये चीज अभी समझ में नहीं आ रही होगी, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि हम में से सभी लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, लेकिन जब ये लॉन्च होगा, लॉन्च होने के बाद में इतना मेजर रिवॉल्यूशन आने वाला है मार्केट में। हम ऑलरेडी 20 साल आगे नेटवर्क मार्केटिंग के काम कर रहे हैं, और एक बात बोली जाती है कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी इंडस्ट्री को लीड करना है ना, तो इंडस्ट्री अगले 20 साल में कहां जाने वाली है उसके हिसाब से आपको सोचना पड़ता है। तो मिस्टर हेंगल पार्क्स जो हमारे फाउंडर, जो हमारे ऑनरेबल फाउंडर है ना, ये इस पैटर्न के हिसाब से काम करते हैं। उन्होंने जब imkorea.com भी बनाया था, आज से कब 2009 के पहले की बात थी, उस टाइम पे भी
वो उस समय की टेक्नोलॉजी, उस समय के बिजनेस मॉडल से 10 साल आगे चल रहे थे, क्योंकि जब वो किसी को ऐड टू कार्ट करने की बात करते थे ना, कि आपको प्रोडक्ट, हमारे लिए अभी जितना आसान हो गया कि ऐड टू कार्ट करना है तो हमको पता है कि क्या होता है, वो टर्म समझाने के लिए उनको पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवाने पड़े थे, फोन कॉल करने पड़े थे कि ऐड टू कार्ट मतलब आपको प्रोडक्ट उठा के कार्ट पे नहीं रखना है, एक सिर्फ बटन है, वहां पे आप करोगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड ऑटोमेशन, इस तरीके से हो जाएगा। लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया था, समय से बहुत ज्यादा आगे चल रहे थे, लेकिन अभी भी उनका पैटर्न वही है, उनका तरीका वही है, और ये चीजें हमें आगे आने वाले समय पे बहुत ज्यादा फायदा देने वाली है। एक दूसरी स्टार्टअप एमएलएम कंपनीज अपने आप को ग्लोबल कैसे रिप्रेजेंट करती है, अपने आप को ग्लोबल बताने का उनका तरीका रहता है कि मैं नेपाल में हूं तो मैं ग्लोबल हूं, मैं बांग्लादेश में हूं मैं ग्लोबल हूं, मैं जो है श्रीलंका में हूं मैं ग्लोबल हूं। मैं, मेरा कहने का मतलब है, आई अंडरस्टैंड कि उन कंट्रीज का भी एक कंट्रीब्यूशन है, बट मेरे कहने का मतलब है ऐसी कंट्रीज में रिप्रेजेंट करना, लेट्स से यूएसए में रिप्रेजेंट करना, जहां पे एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज की होड़ लगी हुई है, जहां पे नंबर 1 बनने के लिए बेस्ट से बेस्ट कंपनियां ट्राई कर रही हैं, इन मार्केट में अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट करोगे तो आप अपने आप को वो बोल सकते हो कि आप इंटरनेशनल मार्केट में एग्जिस्ट करते हो। उसके अलावा आप कैसे बोल सकते हो कि आप इंटरनेशनल मार्केट में अपना थोड़ा सा भी अस्तित्व बनाए हो? तो इन कंट्रीज में लॉन्च करना, इन कंट्रीज में जो है अपना बिजनेस करना, ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। ये एक मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, ये होती है यूज ऑफ, मतलब लैक ऑफ टेक्नोलॉजी स्केलिंग के लिए, बिजनेस स्केलिंग के लिए, ठीक है। अगला पॉइंट है, आपको जान के हैरानी होगी कि मैक्सिमम कंपनीज जो स्टार्टअप एमएलएम कंपनीज हैं, ये कंपनीज एक तरीके से कर्जे पे चलती हैं, या तो लोन पे चलती हैं या कर्जे पे चलती हैं, या फंड, वेंचर कैपिटल फंड जिसे बोला जाता है, वेंचर कैपिटल फंड के तौर पे लिया जाता है, और उस तरीके से जो है कंपनी लीड करती है। या तो कंपनी के कुछ करंट पार्टनर्स होते हैं ऐसे, जो एक साइलेंट पार्टनर होता है और एक जो रहता है एक्टिव पार्टनर रहता है, एक कंपनी का सीईओ बन के, एमडी बन के जो है लीड करता है, और दूसरा जो है पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल लगाता है, और उनको स्केल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनको दी जाती है। दिक्कत क्या होती है, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी कंपनी थी 2010 में नेटवर्क मार्केटिंग की, मैंने खुद ने एक कंपनी जो है चलाया था, उसमें मेरे साथ में भी ये प्रॉब्लम आई थी। जब हम डिस्ट्रीब्यूटर को, जब हमारा नेटवर्क बड़ा होने लगा था, जब हमको डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन पे करने के लिए नौबत आ गई थी, तब दिक्कत हमारे साथ में ये होती थी कि हमें फोन करके लोगों को बताना पड़ता था कि थोड़ा सा आप होल्ड कर लीजिए, जो है ना इस वीक पे ना थोड़ा सा हम लोगों को एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है। क्या है कि हमने यहाँ पे पैसा लगा दिया, हमने वहां पे पैसा लगा दिया, या हमारी इन्वेंट्री में पैसा फंस गया, या हमारे सप्लायर में। अब डिस्ट्रीब्यूटर को क्या लेना देना है कि कंपनी का पैसा इन्वेंट्री में डेड हो रहा है, या कंपनी का पैसा टेक्नोलॉजी में डेड हो रहा है, या किसी चीज में, वो तो कंपनी का मैनेजमेंट है ना। और ये होता है लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, रिसोर्सेज की कमी की वजह से, या तो आपको इस चीजों के कारण होता है कि आपको पता नहीं है कि बैलेंस कैसे करना है उसके बीच में, ठीक है। तो पेमेंट साइकिल कभी जिंदगी में टाइम पे नहीं पहुंचता। वो बोल देंगे कि हमारे यहाँ डेली पेमेंट आता है, आप एक बार एक महीना उस जगह पे काम करके देख लीजिएगा, आपका महीने भरे का पेमेंट रुका रहेगा और आपको समझ में नहीं आएगा कि पेमेंट कैसे। और रीजन सिंपल सी ये चीज है कि स्टार्टअप ने अचानक से नेटवर्क मार्केटिंग को पैसे बनाने का मॉडल समझ के बिजनेस स्टार्ट कर दिया, कंपनी बना दिया, सब चीजें कर दी। उसको समझ में आ गया कि अरे यार ये तो बहुत तेजी से बढ़ने लगा, क्योंकि बड़ा आसान मॉडल होता है, तेजी से जो है वो ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है, आपको मार्केटिंग करनी नहीं पड़ती है, सीधा सीधा वर्ड ऑफ माउथ का जो है फायदा मिल जाता है। इसके लॉसेस भी होते हैं। इसका लॉसेस ये होते हैं कि इतना एग्रेसिवली बढ़ रहा है, तो उस के हिसाब से मैच करने वाली, उस स्पीड के हिसाब से मैच करने वाली कंपनी भी चाहिए। सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर की स्पीड यहाँ मैटर नहीं करती, यहाँ पे मैटर करता है कि कंपनी की भी क्या स्पीड है, क्या हमारे साथ में वो कंधे से कंधा मिला के चल पाएगी। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो बहुत पोटेंशियल लीडर्स हैं, लेकिन उन्हें सालों से मतलब अपना खून पसीना झोंकने के बाद में भी उनको जो है वो कहीं कंपनी नहीं मिली। इसलिए मैंने 2010 के बाद में कोई कंपनी नहीं किया था। डिसाइड कर लिया था कि जब तक एक कोई ऐसी कंपनी नहीं जाती जो खुद ओनरशिप ले, हर पर्टिकुलर चीज की खुद अकाउंटेबिलिटी ले, हर चीजों की, है ना, ऐसा ना हो कि वो कुछ चीजों पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर पे डिपेंड हो रही है, या सरेंडर कर दिया है कि हाथ खड़े कर दिया है कि यार पेमेंट हम लोग नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि उस फेज से मैं निकला हुआ हूँ, राइट। तो मैं कभी नहीं चाहता था वो सारी चीजें हो। ये हो गया एक पेमेंट साइकिल, ये होता है एक नॉर्मल स्टार्टअप एमएलएम की प्रॉब्लम। इसके बाद में प्रोडक्ट अनअवेलेबिलिटी, प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, ठीक है। अगर आप जाओगे तो पता चलेगा कि क्यों प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब लोग ऑर्डर लगाना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो एग्रेसिवली प्रोडक्ट सेल होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इन्हें मजबूरन या तो उसको आउट ऑफ, ये बोलते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा हो रही है, उसके कारण से आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, ठीक है। कुछ सर्टेन जेन्युइन रीजन हो सकते हैं, बट
अगर आप समझोगे तो इसके लिए फाइनेंशियल बैकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कंपनी की जो फाइनेंशियल बैकबोन है वो कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। अगर कंपनी की फाइनेंशियल बैकबोन स्ट्रांग नहीं है, प्रोडक्ट जिंदगी भर वो है अवेलेबल नहीं रहेगा, किसी भी तरीके से नहीं रहेगा, राइट। एक प्रॉब्लम आता है बहुत ज्यादा एक स्टार्टअप एमएलए में, इट्स कॉल्ड पार्टनर्स कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ऐसा होगा कि आपने सुना होगा कोई एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को जो है किसी भी तरीके से कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, उसके कारण कंपनी ढह गई, ठीक है। और रीजन उसका ये होता है कि ये बचपने में इमेच्योरिटी से कंपनी स्टार्ट कर देते हैं। उनको पैसा बनाना रहता है, उनको लगता है कि हमारी किराने की दुकान है, हमारा फलाना मेडिकल की दुकान है, उस तरीके से जो है ये एमएलएम कंपनी भी है, हमने डाल दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मेहनत करते रहेंगे, कमाते रहेंगे। उसके कारण से जब अगर पैसा आता है तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तेजी से पैसा आता है, अगर पैसा तेजी से नहीं आता है तो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। तो दोनों केसेस में पार्टनर कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में कोई भी चीज जो है नेटवर्क मार्केटिंग में आग के तरीके से फैलती है। तो लेट्स से पार्टनर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसका भी इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, कंपनी की ब्रांड वैल्यू पे पड़ेगा। जैसे ब्रांड वैल्यू पे पड़ेगा, पूरा का पूरा मार्केट जो है एक झटके में पूरा पूरा मार्केट जो है वो निगेटिव हो जाएगा। तो आप उसको जो है वो संभाल ही नहीं पाओगे, राइट। इसके बाद में मैंने आपको बता दिया वेंचर कैपिटल फंड डिपेंडेंसी। एक नॉर्मल स्टार्टअप एमएलएम कंपनी स्टार्ट करने में आपको मैं पूरा कैलकुलेशन भी बताऊंगा। तो आप मान के चलो कि 25-30 हजार रुपए में प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद में अगर आप इन्वेंट्री वगैरह किसी से आउटसोर्स कर रहे हो तो आप मान के चलो 20 लाख रुपए के आसपास की इन्वेंट्री लगेगी आपको। इसके अलावा आप अगर उसका रोटेशन बनाना चाहते हो, ऑफिस सेटअप और स्टाफ सैलरीज वगैरह मिला के आप 1-2 लाख रुपए, ये मैं नॉर्मल स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, राइट, उनके हिसाब से आप सोचिएगा। और एक एमएलएम का सॉफ्टवेयर आप गूगल पे टाइप कीजिए एमएलएम सॉफ्टवेयर, आपको हजारों सप्लायर मिल जाएंगे जो आपको चिल्लर रेट पे देने को तैयार है, ठीक है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर इसी के बाद में मैं अगले प्रॉब्लम पे आऊंगा, ये है पुअर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। अगर देखो हर चीज की क्वालिटी होती है, प्रोडक्ट की अगर क्वालिटी है ना तो वहां पे टेक्नोलॉजी की क्वालिटी है। एटमी का जिंदगी में सर्वर क्रैश के नाम से आपने कभी सुना है? कभी भी सर्वर क्रैश होते हुए सुना है? टेक्निकल बग होना एक अलग बात है, छोटे छोटे टेक्निकल बग होना अलग बात है, लेकिन मेजर सर्वर क्रैश होना या कुछ ऐसा बहुत बड़ा प्रॉब्लम होना जिसके कारण से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जितनी घटिया क्वालिटी के सॉफ्टवेयर वगैरह जो कंपनीज यूज करेंगी तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, उतना ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी ने लाख रुपए में 2 लाख रुपए में 50,000 में बने बनाए ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर, जैसे हम लोगों का एक ईआरपी सोल्यूशन होता है ना, जो आपने देखा होगा कि कोई नॉर्मल कंपनीज में कोचिंग्स में यूज किया जाता है, उसी प्रकार का सोल्यूशन जो है वो एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर जो है वो एमएलएम कंपनीज के हिसाब से यूज किया जाता है, और ये प्रॉब्लम हो जाती है। अब एक पूरा स्टार्टअप कंपनी को रन करने में 20-25 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आया, लेकिन जब उसको स्केल करना है, जब उसको एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या पूरे एक स्टेट से दूसरे स्टेट या 10 कंट्री में पहुंचाना है ना, तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। मतलब करोड़ों में, मतलब मैं हंड्रेड्स ऑफ करोड़ की बात करूंगा, इतने करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है। अब ये फाइनेंशियल बैकिंग जब कोई आता है तो ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है कंपनी का, वो वेंचर कैपिटल फंड के जो बोला चाहिए कि जो बोर्ड होता है, वो वेंचर कैपिटल फंड का बोर्ड लीड करने लगता है, ठीक है। उनके डिसीजन, उनकी ओनरशिप जो है वो आने लगती है, फिर वही पार्टनर कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर कंपनी कोलैप्स हो जाती है, ठीक है। ये सारी जो है वो दिक्कतें आती है। फिर हर कंपनी का, मैंने आपको बताया कि इनकी प्रॉब्लम होती है कि स्टार्टअप कंपनी जो होती है इनका अप्रोच बहुत क्लियर रहता है। हमारे कंपनी में फर्स्ट डे से हेंगल पार्क सर बोलते आ रहे हैं, वो डिफरेंस समझाते आ रहे हैं कि समझो क्विक मनी मेकिंग और स्टेबल मनी मेकिंग में अंतर समझो। 1000 बार बोल के समझाया है लोगों को, समझा के उन्होंने, और उस समय पे वो वन ऑफ द मोस्ट लकीएस्ट लोग रहे हैं जिन्होंने हेंगल पार्क सर को डायरेक्टली लाइव सुना है सामने, और वो उनके में रहे, लगातार उनसे कनेक्टेड रहे, क्योंकि उन्होंने उनका माइंडसेट उस तरीके से रेडी कर दिया। लेकिन इंडिया में या बाकी की कुछ जगहों पे ये क्विक मनी मेकिंग की अप्रोचेस चलती है, ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ पे तो इतना आने में इतना समय लग जाता है, हमारे यहाँ पे तो कल आ जाएगा, राइट। लोगों को क्या चाहिए रहता है, लोगों को चाहिए रहता है अरे यार कल आ रहा है, मैं क्यों इतना ज्यादा सरदर्द ले लूं, मैं कल के लिए कर देता हूँ। पता चल रहा है वो कंपनी जिसके पास में कल बहुत अच्छा पैसा आ गया था, वो कंपनी परसों जो है वो मार्केट से ही गायब होगी। क्या कर लोगे आप? उसकी लाइफ आप सर पे ले लोगे क्या? हाँ, वो सिर्फ चंद कुछ हजारों या लाखों रुपए कमाने के चक्कर में लोग अपनी फेस वैल्यू बिगाड़ देते हैं, उसके बाद में दोबारा एमएलएम करने से हेजिटेट करते हैं। रीजन अवेयरनेस, रीजन एजुकेशन, रीजन बताया ही नहीं गया है कि सिस्टम इस तरीके से जो है काम करता है। और लोगों को इतना ज्यादा समझने और इतना ज्यादा सुनाने के लिए ऐसा है कि उनके पास में समय नहीं है। ये सब नहीं सुनना सर, मेरे को तो ऐसा है कि आप सीधा सीधा कट टू कट बताओ, इतना बिजनेस देने पे इतना रहा है, इतना बिजनेस देने पे आपके यहाँ पे इतना आ रहा है क्या? नहीं सर हमारे यहाँ नहीं आ रहा। तो सर फिर ऐसा है, ये प्रॉब्लम है करके, राइट।
इस तरीके से वो लोग बात करते हैं। आप अब वैसे माइंडसेट को आप फिर भगवत गीता भी समझाने की कोशिश करेंगे, उनको नहीं आएगी। वैसा माइंडसेट अगर है जिस व्यक्ति का, आप कुरान ला दो उनके सामने, बाइबल ला दो, उनको समझाओ कि सर यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको नहीं आएगा समझ में। उनका क्लियर है, यहाँ पे इतना आना है, यहाँ पे इतना आ रहा है, ये सब बकवास है, ये फालतू चीजें हैं, ये मतलब इनका कोई रिजल्ट नहीं है, इनका ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, ये माइंडसेट। और ये माइंडसेट सालों लग जाते हैं बदलने के लिए। और एटमी एक रिवॉल्यूशन है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्रोथ आएगी, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जो है वो सक्सेसफुल होंगे। यहाँ जो माइंडसेट का बदलाव होगा ना, यहाँ पे जो एजुकेशन लिफ्ट होने वाला है ना, यहाँ पे जो हम लोगों की पर्सनैलिटी जो लिफ्ट होने वाली है ना, ये पिछले 2 दशक में 3 दशक में जब से डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में काम कर रहा है तब से नहीं हुआ है। तो ये होने वाला है, और इस सभी चीजों के लिए हम लोगों को जो है वो तैयार रहना है। ओके, इसके बाद में एक चीज है पुअर कंपनी फाउंडेशन। जब कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी का कोई फाउंडिंग प्रिंसिपल, जैसे हमारी कंपनी के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स हैं वैसे नहीं होते। हम ये फाउंडिंग प्रिंसिपल्स एटमी के सक्सेसफुल होने के बाद में नहीं बने। ये फाउंडिंग प्रिंसिपल्स उसी समय पे बनाए गए थे जिस समय कंपनी का फोकस जो था वो इस तरीके का था। जैसे हमारे एमडी सर ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई थी। उन्होंने बताया था कि जब कंपनी स्टार्ट कर रहे थे तब उन्हें भी बहुत सारी अप्रोचेस आती थी, ऐसा ऐसे करने की, ये करने की, शॉर्ट टर्म अप्रोचेस, क्विक अप्रोचेस जो आती थी। लेकिन क्या उन्होंने उनको फोकस किया? क्या उनका एजेंडा, कंपनी का फोकस, कंपनी का एजेंडा किसी भी तरीके से डाइवर्ट हुआ? ये सेम प्रॉब्लम हमारे साथ में आने वाली है, ये सेम अप्रोचेस हमारे साथ में आने वाली है ना, हर किसी व्यक्ति के साथ में आने वाली है। नो मैटर आप एजेंट लेवल के हो, नो मैटर आप डायमंड मास्टर लेवल के हो, एसआरएम लेवल के हो, हर व्यक्ति के पास में ये अप्रोचेस आने वाली है। मैटर ये करता है कि उन्हें आप अपने पर्सनैलिटी से, अपने इन्फ्लुएंस से, अपने नॉलेज से किस तरीके से डील करते हो। ओके, ये एक प्रॉब्लम है। ओके, इसके बाद में एक जो मुझे नॉर्मल एमएलएम की प्रॉब्लम समझ में आती है, नॉर्मल स्टार्टअप एमएलएम की प्रॉब्लम समझ में आती है, कोई फ्यूचरिस्टिक विजन नहीं है। आपसे मैं पूछता हूँ शिखा मैम, अरुण सर भी है हमारे साथ में, सर क्या होता है अपने यहाँ पे ये होता है कि अगर आप बोलोगे आपकी कंपनी का विजन क्या है, एक स्टार्टअप एमएलएम कंपनी का विजन आप पूछोगे तो क्या बताते हैं लोग बोलते हैं सर हम लोग 2 प्रोडक्ट और लॉन्च करने वाले हैं। मैं उनसे एक चीज मैं पूछता हूँ कि इतने फ्रीक्वेंटली आप प्रोडक्ट लॉन्च कैसे कर लेते हो? हमारे यहाँ पे तो इतना समय है, इससे 10 गुना समय तो रिसर्च पे निकल जाता है। इतना आसान है क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना कि आपने हर आए गए दिन पे 2 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट जो है लॉन्च कर दिए? कभी सोच के देखिए, मतलब एक छोटी सी चीज है लेकिन बहुत पावरफुल चीज मैं बता रहा हूँ आपको। राइट अरुण सर, सही बोल रहा हूँ मैं? यस रितेश जी, एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि अभी तक हमारे वाले प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं, मतलब 1 महीने में लॉन्च हो जाते हैं, है ना? और ऐसा होता है 1 महीने में कई लॉन्च हो जाते हैं। कई लॉन्च हो जाते हैं। ऐसा होता है 1 महीने में 4 प्रोडक्ट, अगले 50 प्रोडक्ट जो है वो ऑन द वे, एक महीने में। एटमी बिना प्रॉपर लाइसेंसिंग के, बिना प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के कभी ऐसा नहीं होता है कि मार्केट में कोई भी चीजें उतार देगा। बाकी की कंपनी इन चीजों की परवाह नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनकी कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है। जिसकी ब्रांड वैल्यू होगी उसको वो ब्रांड वैल्यू खोने का डर रहेगा। जिसकी कोई ब्रांड वैल्यू ही नहीं है उसको क्या लगेगा? उसको तो लगेगा अरे उतार तो दो, देखा जाएगा, जब कोई गाइडलाइन आएगी तब देखेंगे, तब तक पैसे तो छाप लो। ये एजेंडा होता है कंपनीज का। इस तरीके से कंपनीज ऑपरेट करती हैं, और इसलिए हम लोगों को बहुत ज्यादा मैच्योर बिहेव करना पड़ेगा। कंपनी के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना पड़ेगा, उनके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एज अ मैनेजमेंट वो जो भी स्टैंड ले रहे हैं वो सारे हमारे हित के लिए ले रहे हैं। इनिशियल लेवल पे हो सकता है हम लोग पैनिक हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आती है, बट एट द एंड वो सारी की सारी चीजें हमारे फेवर पे जाने वाली है। राइट, तो ये भी एक चीज है। और आप फ्यूचरिस्टिक विजन आप तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ना जाने अब इस जर्नी में हर व्यक्ति की इतने सारे लोगों से परिचय हो जाता है कि आप कहीं ना कहीं किसी न किसी से टकरा ही जाते हो। रोज का जो इंटरेक्शन होता है वो यही होता है कि हमारी कंपनी में तो ये होने वाला है। एक वेयर हाउस खोलना उनको विजन लगता है, एक पर्टिकुलर ऑफिस स्टैब्लिश करना उनको विजन लगता है, ठीक है, एक प्रोडक्ट से 2 प्रोडक्ट पे जंप करना उनको विजन लगता है। ये विजन नहीं होता। विजन होता है कि आप पूरी की पूरी इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने का प्लान कर रहे हो, जो कि एटमी कर रहा है। एटमी का पर्सनल प्लेटफॉर्म, एटमी का एटीजी मॉल जो आया हुआ है, आजाद मॉल की अगर हम लोग बात करें, दिस इज कॉल्ड विजन। 20 साल में डायरेक्ट सेलिंग कहां से कहां पहुंचने वाली है, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि एटमी का विजन है, वो ऐसा है कि वो पूरी डायरेक्ट सेलिंग का विजन उन्होंने प्लान करके रखा है। आप मैच करके देख लो। और आज के समय पे अगर कोई व्यक्ति उन चीजों को कॉपी करने की भी कोशिश करेगा ना, एटलीस्ट उसको 10 साल 20 साल आगे की सोचना पड़ेगा, जो नियर टू इम्पॉसिबल है। अगर ऐसा हुआ होता तो कहीं ना कहीं एपीपी का कोई क्लोन आ गया होता, कहीं ना कहीं एटीजी का कोई क्लोन आ गया होता। ना एपीपी का क्लोन है, ना एटीजी का क्लोन है। क्यों? क्योंकि वो सोचना एक बात है, उस चीज को एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ा सरदर्द है, वो हो ही नहीं सकता।
नियर टू इम्पॉसिबल है, ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता है, राइट। एक ये चीज है। एक स्टार्टअप की कॉमन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रॉन्ग टारगेट मार्केट अप्रोच। ये पूरी इंडस्ट्री मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा कंज्यूमर सेंट्रिक कंपनी, कंज्यूमर सेंट्रिक जो है वो इंडस्ट्री है, ठीक है। और मिस्टर हेंगले पार्कसन ने वही चीज की है कि उन्होंने जब डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत विश्व में कभी हुई होगी और पहली बार कभी किसी व्यक्ति ने अपनी कंपनी के एक नया फर्स्ट उसका कंज्यूमर बनाया होगा या मेंबर बनाया होगा, तो उसने ये बोला होगा कि आप ये प्रोडक्ट उपयोग करते हो, उसकी जगह हमारे ब्रांड का प्रोडक्ट उपयोग करो, और आप अब इसको जब रिकमेंड करना स्टार्ट करोगे तो आपको कमीशन मिलना स्टार्ट होगा। तो वो खुश हो गया होगा, उसको लगा अरे यार रियली यार ये ऐसा होता है क्या। अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया है कि आप लीडर को ढूंढो, आप मार्केटिंग गुरुज को ढूंढो, आप सेल्स गुरुज को ढूंढो, और उनको क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं मार्केट को, ठीक है। तो जो 99% कंज्यूमर का बेस है, लोगों ने, कंपनीज ने, स्टार्टअप कंपनीज ने उनको टैप करने का अप्रोच ही छोड़ दिया है। उन्होंने वो 1% इंडस्ट्री लीडर को ही टैप करते रहते हैं, जबकि वो मिस कर गए, और उनको ऐसा लगता है ये 1% इंडस्ट्री 90% 99% लोगों को ड्राइव कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। 99% का अपना खुद का स्टैंड है, अपना खुद का डिसीजन टेकिंग है, उनको पता है, समझ है उनको कि क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, राइट। और हेंगल पार्कसन ने ये किया कि इन 99% पे अपना फोकस रखा। उनका मानना है कि इन्हें सेटिस्फाइड कर दो, इन्हें कस्टमर सेटिस्फैक्शन से जो है कस्टमर सक्सेस की तरफ लेके चले जाओ, आपको मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, राइट। एक ये चीज हो गई है। नेक्स्ट एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं कि पुअर फंड मैनेजमेंट। स्टार्टअप बोला ही इसलिए जाता है जिस व्यक्ति को कोई एक्सपीरियंस ना हो, अचानक से उसने स्टार्ट कर दिया। अगर आप गूगल में ये टाइप कीजिएगा, मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, गूगल में सिर्फ आप टाइप कीजिएगा स्टार्टअप फेल्ड परसेंटेज इन इंडिया, इतना टाइप कीजिएगा, सभी लोग टाइप करके देखिएगा एक बार, आपको पता चलेगा कि करीब करीब 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं ड्यूरिंग ऑपरेशंस। मतलब 5 साल के अंदर में 90% स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, किसी भी इंडस्ट्री के हो, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के हो या फिर कोई रेगुलर इस जगह के हो। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, ये लोग कभी भी रिसर्च में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इन्वेस्ट करते ही नहीं। ये लोग सीधा बिजनेस मॉडल लॉन्च कर देते हैं, उनका और अपने ओपिनियन के हिसाब से, मार्केट रिसर्च के हिसाब से भी नहीं लॉन्च कर देते, इनको लगता है चीजें चल जाएंगी, ठीक है। और जब मार्केट के ऑब्जेक्शन आना स्टार्ट होते हैं, प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है, तो कोई सर्वाइव नहीं कर पाता, उसके बाद में सरेंडर कर देते हैं। उसका एक रीजन सबसे बड़ा होता है कि इनका जो फंड मैनेजमेंट है वो बहुत ज्यादा पुअर होता है। इन्हें नहीं पता रहता है कि इन्वेंट्री में कितना, जो हम लोग एटमी में क्यों बार बार बैलेंस की बातें करते हैं, एटमी में प्रायोरिटी दी जाती है बैलेंस को, तो प्रायोरिटी है ये लागू होती है कंपनी के मैनेजमेंट लेवल पे भी, ठीक है। मैक्सिमम कंपनीज प्रॉब्लम ये कर देती है कि उन्हें नहीं पता है ऑपरेशंस में, टेक्नोलॉजी में, हमारे जो लॉजिस्टिक है, हमारे इस पर्टिकुलर है, किस किस जगह पे कितना कितना फंड डिस्ट्रीब्यूट होना है, और हमारे पास में सरप्लस कितना पैसा बचा रहेगा, ताकि इमरजेंसी में अगर हमको सपोर्ट करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे। ये बैकिंग ही नहीं बनाई है, ये फंड मैनेजमेंट ही नहीं बनाया है, तो कंपनी कोलैप्स हो जाती है। 2 से 3 साल भी मैंने बहुत बोल दिया, जबरदस्ती खींच के 2 से 3 साल तक कंपनी पहुंच पाती है, राइट। पूरी अप्रोच जो होती है इनकी ट्रेडिशनल मार्केटिंग अप्रोच होती है। मैं सबसे बड़ा एग्जांपल बताता हूं, आप एक चीज समझिएगा, डायरेक्ट सेलिंग बनाई क्यों गई थी, एक आम व्यक्ति को सक्सेसफुल करने के लिए। आम व्यक्ति का मतलब जिसके पास में पैसा ना हो, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जिसके पास में कोई पावर ना हो, ठीक है। अगर व्यक्ति के पास में पैसा है तो वो फ्रेंचाइज ले लेगा, वो फिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों करे, ठीक है। अब कि कुछ स्टार्टअप कंपनीज ने इसे अलग अलग, लेट्स से डिपो सेंटर्स या फिर फ्रेंचाइज मॉडल में कन्वर्ट कर दिया। तो भाई 15 लाख रुपए दो, 15 लाख का माल रखो और आप उसको दुकान चलाना स्टार्ट कर दो। आप तो फिर किराने की दुकान पे उतर आ गए हो। अगर किराने की दुकान पे उतर आए हो तो वो नेटवर्क मार्केटिंग कहाँ रही। नेटवर्क मार्केटिंग का कोर फोकस क्या है, नेटवर्क के थ्रू बिजनेस होना चाहिए, नेटवर्क के थ्रू इनकम आनी चाहिए, भले वो स्लो इनकम हो, नो मैटर, लेकिन वो नेटवर्क के थ्रू आनी चाहिए, राइट। इसलिए एटमी का इंडिया के अलावा बाकी की सारी कंट्रीज में अगर आप देखोगे तो डीपी रेट्स जो है ना, डीपी रेट्स भी उनका जो है वो एक रेट है, मतलब उसमें कोई एमआरपी रेट नहीं है। वो सिर्फ इंडिया और कुछ सर्टेन 1-2 कंट्रीज में शायद से उन्होंने ये जो है पर्टिकुलर पॉलिसी की वजह से लॉन्च किया हुआ है, बाकी किसी भी कंट्री में ये चीजें नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे नेटवर्क की पावर लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, स्टार्ट किया बिजनेस, वो ब्रांड बन गया। जैसे कोई भी एक स्टार्टअप एमएलएम कंपनी स्टार्ट किया और धीरे धीरे जैसे ब्रांड बन गया, ब्रांड बनने के बाद उनको समझ में आ जाता है, अरे यार अब एक काम करते हैं, ऐसे लोगों को अप्रोच करते हैं जिनके पास में पैसा है और जो ना ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते हैं,
तो वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के मॉडल से ही बाहर निकल जाते हैं। वो लोग क्या कर देते हैं, वो बोलते हैं 15 लाख रुपए दो, 30 लाख रुपए दो, हमारा ये जो पर्टिकुलर सेटअप है हम लोग आपको फ्रेंचाइज दे देंगे, ऑफर कर देंगे और आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देना स्टार्ट होगा। दिस इज कॉल्ड बल्क परचेजिंग। बल्क परचेजिंग करवा रहे हैं वो लोग इनडायरेक्टली। बल्क परचेजिंग नेटवर्क मार्केटिंग में अगर करोगे तो कोई व्यक्ति जो 1500 रुपए या 1000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकता, वो सर्वाइव कैसे करेगा? कॉमन सेंस है, राइट? और ये कारण है। इसके बाद में दूसरी ट्रेडिशनल मार्केट अप्रोच बताता हूँ। कुछ रिसेंट कंपनीज आपने देखी होगी, सेलिब्रिटीज को हायर करना स्टार्ट कर दिया है। किसी भी एमएलएम कंपनीज के सेलिब्रिटी होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स। आपको फिल्म सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स की जरूरत ही नहीं है। अगर आप वो हायर कर रहे हो और आप ये बताना चाहते हो कि हमारा ब्रांड जो है वो तेजी से फैलना स्टार्ट हो गया है, तो कंप्लीट रॉन्ग अप्रोच है। आपने तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग की गर्दन ही मरोड़ दी और उसके बाद में आप बोल रहे हो कि हम लोग प्योर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, हम लोग ऐसे काम कर रहे हैं। उन्होंने कुछ टर्म सीख ली है, देसी और ये और वो सब चीजों को, एजेंडा और प्रोपेगेंडा को फैलाना स्टार्ट कर दिया, राइट? तो जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर मैं जैसे कह रही थी, अभी जैसे रिसेंटली एमवे का भी यही था। हम छोटी मोटी एमएलएम कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं, एमवे का भी अप्रोच यही था कि सोहा अली खान, सैफ अली खान की सिस्टर, और गौहर खान, दोनों लोग को भी एज अ ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने लॉन्च किया है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है एक टर्म हम लोग बार बार बोलते हैं, इट्स कॉल्ड FOM, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट जिस तरीके से एक डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर लागू होता है, वैसा ही कंपनीज के ऊपर भी लागू होता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब क्या हो गया? भाई ये कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, ये दिख रहे हैं, मैं नहीं दिख रहा हूं। ये प्रॉब्लम आई, आप सोल से हट जाओगे। एक आपने न्यूज चैनल सुना होगा और आपने देखा होगा कि कुछ न्यूज चैनल लगातार टीआरपी बटोरने के चक्कर में उनको जो बेचना है ना कचरा, वो बेचेंगे। और कुछ ऐसे न्यूज चैनल हैं जिन्होंने कोर जर्नलिज्म को जिंदा रखा हुआ है आज तक, और वो जर्नलिज्म की बातें करते हैं। आपको कोई बैकग्राउंड में बहुत अच्छे साउंड, बहुत ज्यादा इफेक्ट, ये सब चीजें नहीं आएंगी, और उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया गया है। बाकी किसी भी चिल्लर जो बाकी की न्यूज एजेंसीज है ना, उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। तो ये जो आप इनका एग्जांपल दे रहे हैं, ये एग्जांपल भी इन्फ्लुएंस हुआ है उनसे, क्योंकि छोटे छोटे लोग जो मार्केट को पॉल्यूट करने को लगे हुए हैं, उनका इंपैक्ट किस पे पड़ने लगा है? बड़े। और वहां पे भी कुछ ऐसे लोग रहते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें लगता है कि यार ये कर रहे हैं तो हम लोग उनसे बड़ा सेलिब्रिटी लेके आ जाते हैं। आपने तो सोल ही खत्म कर दिया नेटवर्क मार्केटिंग का, ठीक है? ये करना होता तो ये मेरे ख्याल से आईटीवी में हम लोग उनसे 1000 गुना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन कभी आईटीवी इस तरीके से जो है काम नहीं करेगी, इस तरीके से ऑपरेट नहीं करेगी, राइट? ये बहुत एक कोर चीज है, ठीक है? ओके, एक लास्ट 2-3 पॉइंट रह गए, इसके बाद में ये सेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक पॉइंट है, इट्स कॉल्ड ओवर फंड डिस्ट्रीब्यूशन। जब मैंने 2010 में मेरी कंपनी स्टार्ट किया था, मैंने ये गलती किया था। मैंने ये किया था कि मुझे पता था कि भाई आपको अगर पूरे लोगों को अट्रैक्ट करना है तो तरीका क्या है? 1 रुपए में 10 रुपए दे दो, 1 रुपए में 90 पैसे बांट दो, ऐसा अनाउंसमेंट कर दो, दिखाने के लिए, बताने के लिए। अपना खुद का कैलकुलेशन हमने लगाया नहीं, हमने सोचा ही नहीं। हमने सोचा कि 100 लोगों को पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना है, आसान काम है, हो जाएगा। 1000 लोगों को करना है, हो जाएगा। 10,000 लोगों को करना है, तब प्रॉब्लम जो है वो समझ में आई कि अरे यार 10,000 लोगों को अगर इस हिसाब से पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम अपने पूरे रेवेन्यू का 90% या 95% दे रहे हैं, तो हम लोग ही बैंकरप्ट हो रहे हैं, ठीक है? ये ओवर फंड डिस्ट्रीब्यूशन जब स्टार्ट होता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में, तो ये लोग काम तो कर देते हैं, इसके बाद में इनकी आंखें खुलती हैं, फिर समझ में आता है कि अरे अब हमको पैसा बचाना पड़ेगा। इनको मजबूरी में कंपनी का प्लान स्विच करना पड़ता है, इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि सारे के सारे नेटवर्क मार्केटिंग प्लान टेम्पररी होते हैं। वो बनाए इस तरीके से जाते हैं कि इमीडिएट लेवल पे लोगों को दाना डाल के, चारा डाल के अट्रैक्ट कैसे किया जाए। जैसे ही आप अट्रैक्ट करोगे, उनको समझ में आ जाएगा अरे यार यहाँ पे तेजी से पैसा बन रहा है, तेजी से पैसा बन रहा है, जाओ जाओ जाओ, आप वहां पे जुड़ जाओ, ठीक है? जैसे ही उनको पता चला एक नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा कंज्यूमर बेस, डिस्ट्रीब्यूटर का बेस उनका रेडी हो गया, वो लोग क्या कर देंगे? मार्केटिंग प्लान चेंज कर देंगे। मार्केटिंग प्लान चेंज करने के बाद में वो बोलेंगे कि भाई अब जो है, कारण नहीं बताएंगे कि उनको खून निकल रहा है उनको पेन हो रहा है, ये कभी नहीं बताएंगे। वो बता देंगे कि हम लोगों ने आपके बेनिफिट के लिए किया हुआ है, देखिए इसके कारण से आपका ये बेनिफिट होगा। अब क्योंकि भाई नेटवर्क मार्केटर उनको बेचना है, तो उनको पता है कि उनको अगर उनको कचरे में भी कोई सोने वाली चीजें उनको निकाल के दिखानी होंगी तो वो दिखा देंगे, तो वो इस तरीके से उस चीज को प्रेजेंट कर देते हैं। ये उनका तरीका रहता है, राइट? तो ये ओवर फंड डिस्ट्रीब्यूशन इतना मेजर प्रॉब्लम है, ये एक बीमारी हो गई है। इस बीमारी से कोई स्टार्टअप एमएलएम कंपनी जो है वो बाहर ही नहीं निकल पाती है, ठीक है? एक प्रॉब्लम है टेम्पररी बिजनेस मॉडल प्रोजेक्शन। टेम्पररी बिजनेस मॉडल प्रोजेक्शन क्या है? जब भी कोई कंपनी स्टार्ट करती है, ये फोकस रखती है कि मेरे को अभी 1 साल के अंदर में क्या करना है, मैं इतना ही फोकस करूं।
उस हिसाब से ही ये लोग कंपनसेशन प्लान भी उस हिसाब से डिजाइन करते हैं, क्योंकि इनको समझ में आता है कि 10 साल के बाद में यू नेवर नो कि वो चीजें वैसी रहती भी हैं या नहीं रहती है, कंपनी की पॉलिसी वैसी रहती है कि नहीं रहती है। और वो जो 1 साल के लिए प्लान किया होता है टेम्पररी बिजनेस मॉडल, वो लॉन्ग टर्म जा ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल की मुश्किल है, इट्स इम्पॉसिबल कि वो जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वही रीजन है, ओवर फंड डिस्ट्रीब्यूशन या बैलेंसिंग ना होना, या आप बोल सकते हैं कि प्रॉपर कंपनसेशन ना होना। पता चल रहा है डेप्थ में बहुत ज्यादा पैसा बढ़ रहा है या बहुत कम पैसा बढ़ रहा है। उसका सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन है बैलेंस्ड पैसा बटना चाहिए। बैलेंस्ड पैसा बटेगा तो दोनों सेफ रहेंगे, अदरवाइज कंपनी खत्म हो जाएगी तो डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर लेगा, या डिस्ट्रीब्यूटर ही खत्म हो जाएंगे तो कंपनी क्या कर लेगी। दोनों चीजें जो है एक दूसरे से वेल कनेक्टेड है, राइट। इसके बाद में सबसे लास्ट मेजर पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्टेड मार्केट अप्रोच। इनकी पूरी की पूरी जो अप्रोच होती है ना, ये वो मार्केट अप्रोच नहीं होती है जो नेटवर्क मार्केटिंग की होनी चाहिए, क्योंकि उस काम को करने के लिए हार्डकोर मेहनत चाहिए। आपको लोगों का सोच बदलनी है, जो कि मिस्टर हैंगल पार्क सर ने किया। उस टाइम पे भी जब उनके मेरे ख्याल से 2 या 4 या 10 डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं होंगे एटमी के ना, तब भी उन्होंने क्विक मनी मेकिंग को प्रमोट नहीं किया। तब भी उन्होंने जो है बताया कि स्टेबल मनी मेकिंग क्या होती है। तब भी उन्होंने बात कि आप स्टेबल कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म जाइए, आप अगली जनरेशन तक लेके जाइए, स्टेबल मनी मेकिंग को लेके जाइए। ये अप्रोच उन्होंने फर्स्ट डे से रखी। उसकी रिजल्ट मिलने में डेफिनेटली उन्हें टाइम लग गया। उन्हें बोला जाता है कि स्टार्टिंग के 3 इयर्स या 4 इयर्स कुछ लगे हुए थे, तब लगभग करीब 10,000 के आसपास का नेटवर्क जो है वो क्रिएट हुआ था। अब जितना रैपिडली स्केल हो रहा है ना, तब नहीं हो रहा था। और तब क्यों इतना नहीं हो रहा था, उसका भी रीजन है, तब डायरेक्टली कंपनी के फाउंडर्स इन्वॉल्व थे। एज पर मेरा लॉजिक, मैं सब लॉजिक बता रहा हूँ क्योंकि मैं तो था नहीं उस टाइम पे, तो मैं लॉजिक के हिसाब से बात कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जेन्युइनिटी से लोगों को अप्रोच करना स्टार्ट किया, ऑथेंटिक वे में, जेन्युइन तरीके से, ईमानदारी के तरीके से। अब इस तरीके से आप अप्रोच करोगे तो रेयर लोग मिलेंगे, कम लोग मिलेंगे, क्वालिटी लोग मिलेंगे। वो लोग मिलने में, वैसा नेटवर्क बनने में उनको समय लग गया, लेकिन वो जो 10,000 लोग इनिशियल बने ना, उनके कारण हम लोग अभी 1.5-2 करोड़ लोग जो है वो लगातार इस चीज का फायदा उठा पा रहे हैं, राइट। तो ये था मेरा एंटायर सेशन अबाउट स्टार्टअप एमएलएम वर्सेस स्टेबल एमएलएम। स्टार्टअप एमएलएम मतलब इंडिया की या दुनिया की बाकी सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जो ऐसी आती हैं ऐसी जाती है। दूसरी कंपनी है एटमी, या एटमी की जैसी कुछ और कंपनीज जो मार्केट में सालों से सर्वाइव कर रही हैं और धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, राइट। तो आई होप ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। ओवर टू शिखा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, बहुत ही इंफॉर्मेटिव। मुझे लग रहा था अभी थोड़ा सा और कंटिन्यू होता तो शायद कुछ और चीजें पता चलती, क्योंकि जितनी बारीकी से आपने सारी चीजों को चूंकि किया होगा, आपने एनालाइज सारी चीजों पे रिसर्च करा होगा, तभी आप इतनी कॉन्फिडेंटली सारी चीजों को ट्रिगर कर पाए थे। थैंक यू सो मच सर। और सर ये सेशन अभी भी आप लाइव रखेंगे या इसको लाइव पे अगर हमें अगर इस यहाँ पे पार्ट पे कंटिन्यू करना है तो मैं उसे डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, नॉट एन इशू। बिल्कुल सर, फिर उसके बाद हम अपना कॉमन सेशन कंटिन्यू करते हैं जिसमें हमारी कुछ बेसिक चीजें रहेंगी। श्योर। सो एक मिनट शिखा मैम, अभी डिसकंटिन्यू किया तो नहीं? नहीं सर, अभी लाइव कंटिन्यू। तो रितेश जी थैंक यू, एक्चुअली ऑसम। सबका मैसेज ऐसा है, क्या इंफॉर्मेटिव, क्या इंफॉर्मेशन, सब लोग और सुनना चाह रहे थे। सच बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा कि रुकने चाहिए। रितेश रंगारे बोलता रहना चाहिए, सबका ये मैसेज होगा। इसका इवेंट सर इसका पार्ट 2 भी अब आ जाए तो अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए। बिल्कुल आएगा सर। मैसेज छोड़िए, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आ रहा है कि सर इतना लेट क्यों कर दिए इनको बुलाने में। क्योंकि सर वास्तव में अभी देखिए, मेरे ऑफिस की बात करें सर, और हम खुल के कंपनी के नाम लेते हैं, वेस्टिज की बात करें सर, मेरे ऑफिस में एक बंदा है, अच्छा कर रहा है वो बोला कि सर सोनू शर्मा जुड़ गए हैं। तो हम बोले कि कमजोर हो गई थी क्या वेस्टिज? क्यों सर? हमने बताओ यार, उतना चलने बाद एक बंदा आज जुड़ा, उसका टीम भी नहीं बना हुआ है। उसको बताया कि सोनू शर्मा कितना फी लिया, बताया तुमको, हम तुम्हारी कंपनी की बात बता दें और प्रूफ भी दे देंगे कि कितना करोड़ रुपया लिया है तुम्हारे से। वास्तव में सर ये फैक्ट है। आज सब लोग एक कहते हैं सर, साइकोलॉजी में एक पॉइंट भी है कि रिकॉग्निशन, आपका पहचान खत्म हो रहा है तो उसके लिए कुछ कर दीजिए। आप एक चीज बहुत गजब का पॉइंट बोले सर, कि कंपनियां ऑटोमेटिक पॉलिसी चेंज कर देती हैं ये कह के कि आपके लिए था। जैसे सर एक वॉशिंग पाउडर की बात करें, कलर चेंज हो जाएगा, पैकिंग चेंज हो जाएगा, दाम 19 रुपया बढ़ गया उसका। इसमें
में और भी ताकत है, और भी कपड़ा साफ करेगा। अबे तुम पैसा साफ कर रहे हो, कपड़ा नहीं हमारा। तो है सर, पैकेजिंग चेंज कर वास्तव रहे में हो। एक, हाँ सर, एक एक चीज गजब का बताया सर। मतलब लग रहा था कि कितना प्राउड फील सर करें हम लोग कि हम लोग इस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं जो ये सबसे दूर है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जबरदस्त सर। ग्रेट। तो क्लैपिंग सर हम रितेश आपको जी। चाहेंगे ग्रेट। कि आप हर बार, यस, सबकी तरफ से सर हम लोग क्लैप कर रहे हैं, और हम लोग चाहेंगे कि आप बीच बीच में ये डोज हम लोग को देते रहें किसी नए नए टॉपिक्स पे, बिकॉज टीम लीड्स नो। और बहुत ही अच्छा रहा था सेशन सर, काफी जी, मैं और इन्फॉर्मेशन वाली एक चीजें। सर आपके एक सेशन की खासियत ये थी कि आप बिना नाम लिए डायरेक्ट बता दिए कि अमिताभ बच्चन ही था, ये था, नाम नहीं लिए आप। लेकिन सर वो विजुअलाइज हो रही कौन कौन कंपनी है, क्योंकि 60-70 कंपनी के बारे में हम लोग भी पढ़ते हैं, क्योंकि लोगों को बताना होता है। एकदम अभी आपका एक रिसेंटली एक मैंने शब्द मेरी टीम के साथ में एक इंसिडेंट शेयर किया था। मैंने उनको बताया था कि मुझे बुलाया गया, बहुत अच्छा तामझाम दिया, ओपन ऑफर सारी चीजों के, सर वो प्रश्न इतने अच्छे बताइए जो आप ऑफर्स हैं। पूछे थे। मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आप जो कर रहे हैं, उन्होंने कुछ एक पर्टिकुलर क्रिप्टो की करेंसी लॉन्च की, उस करेंसी में एमएलएम ऐड कर दिया और स्टेकिंग पैसे की जो है स्टार्ट कर दी। तो मैंने उनसे सिंपली पूछा कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस बताइए कि ये अलाउ किया गया है एमएलएम में, आप ये काम कर सकते हो। एक तो वैसे ही क्रिप्टोज अलाउड नहीं है मार्केट के थ्रू, आरबीआई के थ्रू, या आप बाकी अगर आप प्रोफेशनल्स के थ्रू बात करेंगे, आप राकेश झुंझुनवाला को भी समझते हैं, तो उसने भी बोल दिया है कि क्रिप्टो जो है इंडियन गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ एनी हाउ, कभी जो है जिंदगी में अलाउ नहीं करेगी, पहली चीज। ठीक है, वो हो जाएगी तो इकोनॉमी को जो प्रॉब्लम है, वो इकोनॉमी को प्रॉब्लम एक सेकेंडरी टॉपिक है, वो बहुत डिस्कशन वाला टॉपिक है। दूसरी बात, उसको लोगों ने एमएलएम से अगर कनेक्ट कर दिया है, आप भाई अपनी लायबिलिटी ले सकते हो, मैं खुद की रिस्क ले सकता हूँ, मैं जुआ खेल रहा हूँ, मैं खुद का जुआ खेल लूंगा, 2-4 रुपए कमा लूंगा, वैसा वाला माइंडसेट है। लेकिन मैं सबको थोड़ी बोलूंगा कि आओ हम लोग सबके सब जुआ खेलते हैं और हम सब एक साथ में सबको बहुत ज्यादा मजा आएगा। टोटल नॉनसेंस चीजें हैं ये, राइट। और लोगों को ये चीज अभी भी, ये एक ऐसी चीज है कि हम लोग जितना भी एक्सप्लेन कर देंगे, एट द एंड जब लोगों का माइंडसेट बहुत सिलेक्टेड मैच्योर ऐसे लोग रहेंगे जो समझदारी रखेंगे और उसके बाद में सही चुनेंगे, तो बाकी के सारे लोग उसके बाद हाँ ठीक है ये सुन लिया था, वो रितेश सर ने क्या बोला, वो अरुण सर ने क्या बोला, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, हमको तो ये लग रहा है कि आपका तो इतना जो लेट हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो वो माइंडसेट आप नहीं बदल सकते हो, उसको दशक लगेंगे बदलने में। और इतनी दशकों की कंपनी है, हमें दशकों तक लेके जानी है। आपकी मेरी हर इंडिविजुअल मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हो। ये प्लेटफॉर्म ऐसा मिला हुआ है जिससे पिछली जो बीमारियां थी ना नेटवर्क मार्केटिंग की, उन सभी का इलाज किया जा सकता है बहुत अच्छे से। पैसा बनाना तो डेफिनेटली एक पार्ट है, पैसा तो आप बनाओगे ही बनाओगे, लेकिन जो गंदगी है ना नेटवर्क मार्केटिंग की, उसको निकाल के हम लोग एक सही प्लेटफॉर्म लोगों के सामने सर्व करेंगे, प्राउडली सर्व करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा, है ना, ईमानदारी से सर्व करेंगे। नहीं सर, हमारे एटमी में भी हम लोगों ने हायर किया सेलिब्रिटी को। मेरा ऑटो वाला सर एक पेस्ट लिया था, उसके बाद वो शैम्पू भी लिया, वो मेरा सेलिब्रिटी है सर। मेरी मेड सर एक ब्रश ली थी, पेस्ट मेरे पास इसका कोलगेट का सर जो आया है 85 वाला, वो बचा रह गया, हम लोग इसको ले जाओ, तो बोलिए इसके बाद इसको यूज करेंगे। मेड सर 84 रुपीज का पेस्ट लेने से मना कर दी, वो मेरी सेलिब्रिटी है सर। डेफिनेटली। सर आजकल तो जैसे मार्केट में भी, या जब हम लोग कुछ भी एडवर्टीजमेंट वगैरह भी देखते हैं, इधर आप कुछ अपना ऐप पे भी कोई भी काम करते हैं तो मोस्टली सब पे एडवर्टीजमेंट आते हैं, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, जिसमें आजकल कई सारी नई चीजें दिखाती है। एक वजीरेक्स करके कल मैंने देखा था, तो उससे वो दिखा रहे थे सर, इतनी फ्रिक्वेंटली वहां पर वो बोल गया ना कि ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका सीधा सीधा मतलब यही था कि आप अपनी जो भी नुकसान होगा उसके जिम्मेदार आप खुद हैं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। एकदम। बट इतनी तेजी से वो बोलते जाते हैं कि शायद आप सुन भी नहीं पाते हैं। एक बड़ी अच्छी चीज है ना, जैसे सिगरेट के रैपर पे लिखा रहता है सही बात करना सेहत के लिए हानिकारक है। ड्रिंकिंग के लिए भी प्रोविजन जो है वो जारी किया गया है सरकार। सबसे ज्यादा धंधा किसका होता है? सिगरेट का। सबसे ज्यादा बिजनेस किसका होता है? तंबाकू का। सबसे ज्यादा बिजनेस किसका होता है? लिकर का। ये मेंटालिटी नहीं बदली जा सकती है। तो हमें हमारे जैसे कुछ जेन्युइन, कुछ ईमानदार, कुछ ऐसे लोग जो स्टेबल माइंडसेट रखते हैं, लॉन्ग टर्म जाना चाहते हैं, जिनको अगली जनरेशन की परवाह है, जिनको लग रहा है कि यार एटलीस्ट किसी भी तरीके से ऐसा ना हो हम लोग बात कर रहे हैं अगली जनरेशन की और कोई दूसरी कंपनी में वो काम कर रहा है और आप मान के चलो कि वो 5 साल भी कंपनी नहीं टिक रही, तो आप कहां से जनरेशन की बात करोगे? और पैसिव इनकम को अगर आपने जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर कर दिया तो उससे खूबसूरत चीज क्या हो सकती है? राइट, ये कहीं नहीं होता है।
डेफिनेट। शिखा मैम, कुछ लोगों का प्रश्न भी है, शायद लें क्या हम लोग? सर हम लोग लाइव वाले सेशन को खत्म करके फिर उसको कॉमन सेशन पे कंसीडर करते हैं, फिर हम अपना सारा क्वेश्चन लेंगे। ऑलराइट, तो YouTube में जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, थैंक यू सो मच। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आप प्लीज अपने कमेंट पे फीडबैक दीजिए और बताइए कि सेशन कैसा लगा। बाकी हम लोग सेशन कंटिन्यू करेंगे शिखा मैम और उनकी टीम के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच ऑल।